सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आप सभी की टर्म 2 की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ वादा किया था कि टर्म 2 में आ रहे साइंस के सारे चैप्टर की नोट्स विद एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड उसी वीडियो में मैंने आप सभी को नोट्स की इंपॉर्टेंस, नोट्स किस तरह से बनाए गए हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है एंड किस तरह से आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th साइंस NCERT चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नोट्स की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स विद एक्सप्लेनेशन आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे 2 से 3 रात जगना पड़ गया था, जिस वजह से आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम हेडेक, यानी कि थोड़ा सा सिरदर्द है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कार्बन के बारे में, कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन का नेचर क्या होता है, फिर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, फिर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, एंड आपका लास्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। एंड इस चैप्टर से काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आपका टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने आसपास की चीज़ों की, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, उनमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कार्बन बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड्स, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अगर बात करें कार्बन के अमाउंट की, तो हमारे अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर में कार्बन काफ़ी कम प्रेजेंट है, बट हमारे लाइफ में कार्बन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में कार्बन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कार्बन किस तरह से एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है। तो देखो, अगर बात करें कार्बन कंपाउंड्स की, तो स्टडीज़ से ये पता चला था कि जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो यहाँ से साइंटिस्टों ने ये कंक्लूड किया था कि जो कार्बन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम रहा होगा, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। एंड कार्बन कंपाउंड आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाते होंगे, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर बात करें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी की, तो इस हिसाब से कार्बन को स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन स्टडीज़ के थ्रू साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता होगा ना गेन करता होगा, ये सिंपली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता होगा विद अदर एटम। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एक नए तरह की बॉन्डिंग की स्टडी, जिसको कि हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो कि 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करके बनाया गया हो, उस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो भी कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही बना हुआ है। तो देखो, हाइड्रोजन के पास होता है खाली एक इलेक्ट्रॉन, वही उसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू डुप्लेट थ्योरी इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके। तो या तो ये आयंस क्रिएट करके किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा, दैट इज़ आयोनिक बॉन्डिंग इन केस ऑफ HCl, या फिर ये क्या करेगा कि दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। तो इस तरह से ये दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है एंड बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसमें कि दोनों हाइड्रोजन एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इसमें भी उसी तरीके से होता है कि जो क्लोरीन एटम है उसके लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो ये क्या करता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्लोरीन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर होता है 2 एटम के बीच, तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जैसे कि ऑक्सीजन एटम को चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन ताकि ये स्टेबल हो सके, तो ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल को देखो, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है।
इसी तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है एंड ये भी स्टेबल हो जाता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर शेयर हुए हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन एटम जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा तो ये बनेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा तो ये बनाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल, जो कि है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो इसी तरह से ऐसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं। तो ये जो हमने अभी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया, इन स्ट्रक्चर्स को लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि एग्जाम में आ जाएगा कि CH4 यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, राइट। तो या तो ये चीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करके सीख सकते हो या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स के थ्रू कोई टीचर आपको अच्छे से समझा देगा। लेकिन जितने एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए, अगर आप उतने एग्जांपल को भी प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आना है। अगर बात करें मीथेन की, तो मीथेन बायोगैस एंड CNG का मेजर कंपोनेंट है एंड इसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। साथ में ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो कि कार्बन बनाता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जो कि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हुए थे, जिनको कि हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो काफ़ी कम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये कंपाउंड है वो फॉर्म्ड हुए हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से आयंस प्रोड्यूस नहीं हो पाते एंड हैंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। तो अगर आपने आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड्स अच्छे से पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी, राइट। अब देखो, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि कई बार सेम एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। इसका एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन कई फॉर्म्स में पाया जाता है, दैट इज़ डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो थोड़ी देर पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें कार्बन बेस्ड होती हैं। तो क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? चलिए जानते हैं। तो ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिस वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कैटिनेशन एंड सेकेंड है आपका टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो ये है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं कैटिनेशन। एंड जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से कार्बन कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है एंड लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है। अब नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। तो देखो, कार्बन के पास होती है 4 वैलेंसी, यानी कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। तो देखो, ये क्या कर सकता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को किसी भी 4 एटम के साथ शेयर कर सकता है जिसको कि 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये जो कार्बन इतने सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स फॉर्म करता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कार्बन का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, जिस वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली होल्ड कर पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन ने किस तरह से हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। तो कार्बन इन नेचर की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है। अभी तक हमने काफ़ी सारे कार्बन कंपाउंड्स को देखा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने हो एंड लिविंग से कनेक्टेड हो, उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। काफ़ी पहले लोगों के ये थॉट थे कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग सिस्टम के अंदर बनते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम खुद भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन्स, जो कि आपके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हो, उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। साथ में इन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स है आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक कार्बन एटम को हम मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन एटम को हम इथेन बोलते हैं। ये चीज़ हम थोड़ी देर बाद फिर से देखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्काइंस। एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया आपका इथीन एंड एल्काइन का एग्जाम्पल हो गया इथाइन। अब देखो मैंने इथेन, इथीन एंड इथाइन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको भी ड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखो आप जो ये नेमिंग सुन रहे हो, मीथेन, इथेन, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन एंड नेचर ऑफ बॉन्ड पे। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि जब हमारे पास एक कार्बन होगा एंड उसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे मीथेन। जब दो कार्बन होगा एंड सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम बोलेंगे इथेन, डबल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे इथीन एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे इथाइन। तीन कार्बन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे प्रोपेन, डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइन। इसी तरह से आप देख सकते हो फोर्थ कार्बन का भी, फिफ्थ कार्बन का भी एंड सिक्स्थ कार्बन का भी। एग्जाम्स में आपको 6 कार्बन से ऊपर नहीं पूछेगा, तो 6 से ऊपर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये जो कार्बन आपस में जुड़ते हैं वो किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे कि वो स्ट्रेट लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच्ड चेन फॉर्म कर सकते हैं या फिर साइक्लिक रिंग चेन फॉर्म्ड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ चेन फॉर्म्ड बाय कार्बन में फर्स्ट है आपका स्ट्रेट लॉन्ग चेन। तो इसमें क्या है कि कार्बन सीधा 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 जुड़ते चला जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 कार्बन सीधा सीधा आपस में जुड़े हुए हैं एंड इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। सेकेंड है आपका ब्रांच्ड चेन। तो जब स्ट्रेट चेन में कार्बन की ब्रांचेस निकल आए तो उस चेन को हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कार्बन है, 3 कार्बन आपस में स्ट्रेट जुड़े हुए हैं एंड जो बीच वाला कार्बन है उस पर ब्रांच निकला हुआ है, लेकिन ये भी ब्यूटेन ही कहलाएगा क्योंकि ये 4 कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ऊपर वाले ब्यूटेन एंड नीचे वाले ब्यूटेन को देखोगे तो इनका फॉर्मूला तो सेम है, डिफरेंस क्या है इनके स्ट्रक्चर में। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक चेन। तो ऐसा कार्बन का स्ट्रक्चर जिसमें कि सारे कार्बन रिंग वाले शेप में जुड़े हुए हो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लिक चेन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से 6 कार्बन रिंग शेप में जुड़े हुए हैं एंड सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो इसलिए क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है एंड हेक्सेन इसलिए क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका बेंजीन। तो ऊपर का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका सैचुरेटेड है क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ का साइक्लिक स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका बेंजीन C6H6, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद कर लेना है। तो अभी तक हमने देखा कार्बन को सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हुए, लेकिन कार्बन हेलोजन के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ भी कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसी चीज़ को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करे कार्बन चेन से, उस कंपाउंड को हम कहते हैं हेटेरोएटम। तो इस हेटेरोएटम के आने की वजह से जो कार्बन की चेन होती है उसका फंक्शन पूरा डिफरेंट हो जाता है, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। तो ये जो हेटेरोएटम है जो कि चेन की फंक्शन को डिसाइड करता है, इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिफाइंस द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड regardless of the length and the nature of carbon chain is called functional groups। तो ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो एग्जाम्स के लिए। तो काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन आपको क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ 5 पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका हेलोजन, सेकंड है एल्कोहल, थर्ड है एल्डिहाइड, फोर्थ है कीटोन एंड फिफ्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोजन में जो आपका हेटेरोएटम होता है वो होता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, एंड इन चारों में आपका हेटेरोएटम होता है ऑक्सीजन। तो ये हेटेरोएटम क्या करते हैं, कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एंड कार्बन चेन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल देते हैं। तो हेलोजन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, एल्कोहल में रिप्लेस करता है OH, एल्डिहाइड में करता है CHO, कीटोन में करता है CO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है COOH। आप इन सभी के फॉर्मूले देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूलों में जो आपको ब्लैंक लाइन दिख रहा है उसमें कार्बन अटैच होगा, राइट। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स के जुड़ने से जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग में भी थोड़ा सा चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल जब इथेन में एक ब्रोमीन जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे ब्रोमो इथेन। जब मीथेन में एक OH जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे मिथेनॉल। जब इथेन में एक CHO जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे इथेनल। जब प्रोपेन में CO जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेनॉन। एंड जब ब्यूटेन में COOH जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से नेमिंग में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज़। तो देखो कंपाउंड की ऐसी सीरीज़ जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो एंड उनका जनरल फार्मूला सेम हो,
उस तरह के सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। फॉर एग्जांपल एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, अल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इन सभी की अपनी अपनी होमोलोगस सीरीज़ हो सकती है क्योंकि इन सभी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। जैसे एल्केन की बात करें तो एल्केन के होमोलोगस सीरीज़ में आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड अगर बात करें अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज़ की तो उसमें आएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ों की होमोलोगस सीरीज़ तैयार कर सकते हो। अब देखो किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी इंक्रीज़ करता है जब हम होमोलोगस सीरीज़ में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है, जिस वजह से किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम रहती है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्टिविटीज़। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है सिलेबस से एंड इस बार टर्म 2 में आ रहा है ओनली 2 एक्टिविटीज़, दैट इज़ 4.1 एंड 4.2। तो एक्टिविटी 4.1 में आपको डेली लाइफ के काफ़ी सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना है एंड उन्हें ऑब्जर्व करना है। जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि उसमें से जो काफ़ी सारी मटेरियल्स हैं वो कार्बन बेस्ड है, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, सीड्स, पेपर्स, क्ले पॉट, प्लास्टिक, रबड़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इस एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्टिविटी 4.2 में आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले गिवन हैं एंड आपको उन फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस एंड उनके मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में डिफरेंस पता करना है। तो जब आप इन फॉर्मूलेज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ए, बी एंड सी में तीनों में फॉर्मूले का डिफरेंस है CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है 12 यूनिट। तो डिफरेंस इन केमिकल फार्मूला भी सेम है एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस भी सेम है। तो आपको मैंने इस चैप्टर में बताया था कि ये फीचर होती है किसी भी एक होमोलोगस सीरीज़ की। तो अगर आप इन फॉर्मूलेज़ को ध्यान से देखोगे तो ये है होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्कोहल, दैट इज़ मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज का हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता है फिनिश। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे इस तरह की वीडियोस अपलोड करने का। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स में पर्सनली पढ़ता हूँ एंड काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के। इन वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ेगी एंड उतना बेहतर कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँगा। तो योर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं नोट्स की PDF का, ताकि उनका लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड वो सीधा PDF को प्रिंट करा के पढ़ सकें। तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है एंड ओनली 20 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको इस नोट्स का PDF मिल जाएगा। अदरवाइज़ नोट्स फ्रीली अवेलेबल है, आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते समय खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपसे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।